आप देख रहे हैं दस्तक में, हूं श्वेता सिंह और दस्तक के इस हिस्से में बात इजराइल और फिलिस्तीन के हथियारबंद संगठन हमास के बीच छिड़े युद्ध के थमने की। लड़ाई के 11 दिन बाद दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हो गए। हमास के रॉकेट हमलों को लेकर इजराइल में पहले ही भारी नाराजगी है, जो इस सीज फायर के बाद बढ़ सकती है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि यह सीज फायर कितने दिन चलेगा। इस आशंका की दूसरी वजह यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद परिसर में फिलिस्तीनियों और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच ताजा झड़प है, जो सीज फायर के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद हुई। आपको याद होगा कि इसी मस्जिद में इजरायली सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नाराज होकर हमास ने 11 दिन पहले इजराइल पर रॉकेटों की बरसात कर दी थी। ऐसे में दोनों पक्षों के लिए सीज फायर लागू कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाली। हमास की ईंट से ईंट बजाने वाले इजराइल ने सीज फायर क्यों किया? हमास को उखाड़ने की सौगंध खाने वाला इजराइल क्यों रुक गया? हमास के खिलाफ ऑपरेशन रोकना इजराइल की जीत है या हार? जब भी इजराइल और हमास के बीच जंग होती है तो इजराइल भारी पड़ता है। इजराइल गाजा को मसल कर रख देता है। लेकिन जो इजराइल हमास को पूरी तरह से बर्बाद करने के इरादे से आगे बढ़ रहा था, जो इजराइल चुन चुनकर हमास की इमारतों को तबाह कर रहा था, वो अचानक सीज फायर के लिए क्यों मान गया? दिन पहले 10 मई को इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई। हमास ने इजराइल पर 4340 रॉकेट दागे, जिसके जवाब में इजराइल ने 2000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की। हमास के हमलों ने इजराइल में 2 बच्चे, 1 सैनिक और 3 विदेशी समेत 13 लोगों की जान ले ली। तो इजरायली एयर स्ट्राइक में 230 फिलिस्तीनी मारे गए, जिसमें 65 बच्चे, 39 महिलाएं शामिल हैं। यही नहीं, गाजा में 1710 लोग घायल हो गए और 58,000 लोग बेघर हो गए। इस दौरान इजराइल की वायुसेना ने हमास और इस्लामिक जिहाद के 130 आतंकवादियों को मारने का दावा भी किया। लेकिन संघर्ष विराम से पहले जिन गाजा की सड़कों पर मातम छाया हुआ था, वहां पर लोग नाचने लगे, हमास की जीत का जश्न मनाने लगे। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि गुरुवार को इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने सभी सुरक्षा अधिकारियों, IDF चीफ ऑफ स्टाफ, मोसाद के प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख ने मिस्र के भेजे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और युद्ध विराम के फैसले पर मुहर लगा दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस युद्ध विराम का स्वागत किया। बाइडेन ने कहा कि ये सीज फायर दोनों पक्षों के बीच प्रगति का असल अवसर लेकर आएगा। हालांकि बाइडेन ने एक बार फिर इजराइल का पक्ष लेते हुए साफ कर दिया कि उसे हमास के हमले का जवाब देने का पूरा हक है। Prime Minister Netanyahu informed me that Israel has agreed to a mutual unconditional ceasefire to begin in less than 2 hours. The Egyptians have now informed us that Hamas and the other groups in Gaza have also agreed. लेकिन सवाल यह है कि जिस गाजा में इजरायली सेना के घुसने की बात की जा रही थी, जो इजराइल हमास को पूरी तरह से तबाह करने का इरादा जता रहा था, जो बेंजामिन नेतन्याहू कुछ दिन पहले तक अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तक हमले की बात कर रहे थे, वो अचानक संघर्ष विराम के लिए कैसे तैयार हो गए? המערכה שלנו נגד ארגוני הטרור ממשיכה בכל העוצמה. אנחנו גובים מחירים כבדים מאוד מהחמאס על התוקפנות הבלתי נסבלת שלהם.
צה"ל ביצע התקפות על למעלה מ-1,500 מטרות בימים האחרונים. सवाल यह है कि इजराइल और हमास के बीच सीज फायर से असल फायदा किसे हुआ? 11 दिन की लड़ाई से हमास मजबूत हुआ या फिर बेंजामिन नेतन्याहू का कद बढ़ा? इन सवालों की वजह ये रॉकेट है जिनसे हमास जब चाहे तब इजराइल को खौफ में डाल सकता है। लेकिन संघर्ष विराम के लिए न तो हमास को कुछ गंवाना पड़ा और न ही उस पर कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे। शायद इसीलिए हमास इस सीज फायर को अपनी जीत बता रहा है। लेकिन क्या ऐसा है? इस पर एक्सपर्ट की राय से आप अपनी जानकारी बढ़ाएं। उससे पहले मानचित्र के जरिए समझते हैं कि कैसे हर संघर्ष के साथ इजराइल बढ़ता गया और फिलिस्तीन घटता चला गया। भारत के पश्चिम में और एशिया के बिल्कुल किनारे पर ये इजराइल और फिलिस्तीन है, जो 1948 में ऐसा दिखता था, जिसके 100% हिस्से पर फिलिस्तीन का कब्जा था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1947 में इसे बांट दिया और इजराइल बना, जिससे फिलिस्तीन के पास पहले के मुकाबले सिर्फ 48% जमीन ही रह गई। ये विवाद 1967 में अपने चरम पर पहुंच गया और इसी साल इजराइल ने अरब देशों को हरा दिया और फिलिस्तीन सिकुड़कर सिर्फ 22% पर आ गया। इस दौरान इजराइल बढ़ता रहा और 2011 में फिलिस्तीन सिमटकर सिर्फ 12% हिस्से में ही आ गया। फिलिस्तीन का एक हिस्सा वेस्ट बैंक है तो दूसरा गाजा पट्टी, दोनों मिलाकर फिलिस्तीन बनता है। लेकिन गाजा पट्टी पर ईरान का प्रभाव है और यहीं से इजराइल पर रॉकेट से हमला होता है। इसी गाजा पर प्रभाव रखने वाले हमास से इजराइल ने सीज फायर किया है। इसीलिए इजराइल में भी सीज फायर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस फैसले का विरोध हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि 11 दिन गाजा पर बम गिराने वाला इजराइल बातचीत की मेज पर घाटे में रहा या फिर ऐसा करने में ही उसका हित था? आपके मन में उठ रहे इन सवालों को हमने जॉर्डन में भारत के राजदूत रहे अनिल त्रिगुणायत से पूछा। हमास ये कह रहा है कि उस सबके बाद भी बच गया, तो उसको वो अपनी जीत मानता है। लेकिन चूंकि एक अनकंडीशनल सीज फायर हुई है जिसमें कोई शर्त नहीं है, तो इसको वो शायद अपने आप को इस तरह की जीत समझने की कोशिश कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि दोनों ही ने इसमें लूज़ किया है। पॉलिटिकली भले ही चाहे हमास लीडरशिप या नेतन्याहू को इस बात से कुछ सिंबॉलिकल जरूर फायदा। इजराइल और हमास के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन नफरत के बारूद पर बैठे दोनों पक्ष कभी भी जानी दुश्मनी की चिंगारी के शिकार हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो। दुनिया भर के जानकार सिर्फ इजराइल और हमास के सीज फायर की उम्र पर ही सवाल नहीं उठा रहे, हमास के साथ इजराइल की लड़ाई को राजनीतिक उथल पुथल से जोड़कर भी देख रहे हैं। दरअसल इजराइल में 10 मई से पहले एक ऐसी सरकार बनती दिख रही थी जिसमें पहली बार इजराइल की अरब इस्लामिक पार्टी भी शामिल होती, लेकिन यह सरकार बनती उससे पहले ही ये लड़ाई शुरू हो गई। नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल ने हमास के ठिकानों को तबाह किया। ये बेंजामिन नेतन्याहू ही है जिन्होंने अपनी वायुसेना को हमास के कमांडरों को बड़े पैमाने पर मारने की खुली छूट दी। ये हमास ही है जिसने इजराइल पर 4000 से ज्यादा रॉकेट बरसाकर वहां के लोगों को खौफ से भर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और हमास नेता इस्माइल हनीह, ये वो लीडर हैं जो एक दूसरे के देश के खिलाफ सबसे कड़ा रुख अपनाने के लिए जाने जाते हैं। ההנחיה היא להמשיך להכות במטרות הטרור. צה"ל עושה זאת היטב. היום הוא חיסל עוד מפקד בכיר של הג'יהאד האסלאמי. פגענו ביחידה הימית של החמאס, וגם ממשיכים להכות בתווך התת-קרקעי במטרו של החמאס. ויש עוד מטרות. وحذرناهم وأنا قلت نتنياهو لا تلعب بالنار لأننا نعرف وندرك ماذا يعني القدس. فالقدس
ليست فقط مسؤوليتنا كشعب. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर के जानकार हमास और बेंजामिन नेतन्याहू को एक दूसरे के विकास के लिए जिम्मेदार मानते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने पहली बार 1996 में इजराइल की बागडोर संभाली। ये वो दौर था जब इजराइल हमास के फिदायीन हमलों से रोज दहलता था। माना जाता है कि हमास की इन्हीं कार्रवाइयों ने बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल के कट्टरपंथियों का सर्वमान्य नेता बना दिया। ये रिश्ता 11 मई के बाद से चर्चा में छाया हुआ है। इसकी वजह इजराइल की राजनीतिक अस्थिरता है, जिसके बारे में इजराइल में एसोसिएट प्रेस के न्यूज डायरेक्टर जो फेडरमैन ज्यादा बता रहे हैं। Now, the current round of fighting appears to have given a boost to Prime Minister Benjamin Netanyahu. Just a week ago, Netanyahu was fighting for his political life. His opponents were on the verge of forming a government that would have sent him packing. He had a chance to form his own government after Israeli elections in March, but he failed. The deadline passed. His opponents now have a one-month window to do so. They were very close to an agreement last week when the fighting erupted. Now that there's heavy fighting going on, it's much harder for them to form an alternate coalition. जो फेडरमैन ही ऐसा सवाल नहीं उठा रहे। अमेरिका के बड़े पत्रकार थॉमस एल फेडमैन ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स में अपने एक लेख में ऐसा ही सवाल उठाया और बताया कि कैसे इजराइल में एक ऐतिहासिक सरकार बनते बनते रह गई। जब बेंजामिन नेतन्याहू सरकार बनाने में नाकाम रहे तो उसके बाद इजराइल में एक नेशनल यूनिटी कोalition बन रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गठबंधन की सरकार में इजराइल अरब इस्लामिक पार्टी के भी शामिल होने की बातें हो रही थी। 9 मई को इसे लेकर इजराइल की बड़ी पार्टियों के नेताओं ने इजराइल अरब इस्लामिक पार्टी के लीडर से मुलाकात भी की थी। अखबारों में अगले हफ्ते के अंदर सरकार बनने के दावे भी हुए, लेकिन इसके 24 घंटे के अंदर हमास की तरफ से इजराइल पर रॉकेट दागे जाने लगे और राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। नेतन्याहू जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का मतलब ये है कि उन्होंने इलेक्शन चौथी बार जो हुए 2 साल में, उसमें ये कोशिश की कि किसी तरह अपनी सरकार बना पाए। हालांकि उनके पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट फिर भी मिली, लेकिन वो एक अलायंस नहीं बना पाए इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से। और उसके चलते उनको जो है ये दिखाने का मौका मिल गया कि अगर हमास जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसा वो कहते हैं अगर अटैक करेगा तो नेतन्याहू ही अकेले नेता हैं जो खड़े होकर के इजराइल की रक्षा कर सकते हैं। अब इजराइल में हमास और फिलिस्तीन के खिलाफ भावनाएं हिलोरे मार रही हैं। नौबत आ चुकी है कि इजराइल के कट्टरपंथी दल हमास के साथ सीज फायर का विरोध कर रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन में संघर्ष विराम हो चुका है। इससे पहले दोनों पक्षों में शांति बहाली के लिए गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक बुलाई गई। इसमें कई देशों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में भारत ने मध्य पूर्व में हिंसा खत्म करने और शांति बहाल किए जाने की वकालत की। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो भारत हमेशा से फिलिस्तीन के लिए एक अलग राष्ट्र और पूर्वी जेरूसलम को उसकी राजधानी बनाए जाने का पक्षधर रहा है, उसने इस बार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मसले को सुलझाने के लिए 2 राष्ट्र समाधान का जिक्र नहीं किया। दस्तक में ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ले चलेंगे, जहां पर पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और अब महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से आ रही बड़ी खबर। यहां नक्सल विरोधी अभियान में 13 नक्सली मारे गए हैं। ये मुठभेड़ सुबह से चल रही थी, जो काफी घंटों तक चली। गढ़चिरौली पुलिस ने अपने इस ऑपरेशन में 16 लाख के इनामी नक्सली सतीश को भी मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा नक्सलियों से बड़े पैमाने पर हथियार बरामद किए गए। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।